I request Dr. Yogita Ranaji, Joint Secretary, INM, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agricultural and Farmers Welfare, Government of India. I request her to set the agenda. Dr. Yogita Ranaji. आप सबको मेरा नमस्कार। मंच पे बैठे अधिकारी, उनमें संजय पाटिल जी पद्मश्री को मेरा नमस्कार। इसी तरह मेरे सीनियर और मेरे कुलीग परवीन जी, राजवीर जी, एसके शर्मा, पाटिल जी, इन सबको रचना, इन सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। इसी तरह 3 जो वाइस चांसलर हमारे साथ यहाँ आए हैं, पाटिल जी, चौहान जी और तिम्बाडिया जी, उनको भी मेरा थैंक्स और नमस्कार। अटारी बेंगलोर से आए वेंकटेश्वर सुब्रमण्यम जी, 17 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए अधिकारी और साइंटिस्ट, और 80 KVK से आए लगभग 150 KVK साइंटिस्ट, बाकी स्टेट्स और महाराष्ट्र स्टेट से आए हुए सारे ऑफिसर्स और भारतीय सरकार के ऑफिसर्स, मेरा दिल की गहराइयों से आप सबको शुक्रिया। मैं अपनी टॉक बड़ी सीमित रखूंगी और इसमें मैं कुछ मुद्दों को आपके सामने लेके आऊंगी। मतलब अब हम इतिहास के ऐसे मतलब चौक पे पहुंचे हैं जहां पर काफ़ी रास्ते हैं, और ये अब कोई ऐसी डिबेट नहीं है कि क्या हमें जो सिंथेटिक इनपुट है उसको कम करना है या उसको बढ़ाना है या उसको बिल्कुल चालू ही नहीं करना। मुझे लगता है और आने वाले 2, 4, 5 सालों में ये डिबेट भी नहीं रहेगी। अगर आज आप बात करें कि जो सिंथेटिक इनपुट है, चाहे वो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, वीडीसाइड है, किसी तरीके का भी जो केमिकल इनपुट है, आप वो उसको डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, किसके साथ मिक्स करके डालना चाहिए, आज के आने वाले 5-6 सालों में उस पर कोई डिबेट नहीं होगी। क्योंकि स्वस्थ खाना, सेफ खाना और न्यूट्रिशियस खाने में जिस तरीके से कोई डिबेट नहीं है, उसी तरीके से कैसी खेती करनी है उसमें भी कोई डिबेट नहीं होगी। मैं यहाँ पर काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं, वाइस चांसलर्स हैं, मैं उन सब से बस एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये एक केमिकल है जिसको ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, ये यूरिया है, ये बोरॉन है, ये जिंक सल्फेट है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये पोटेशियम है, ये डाई अमोनियम फॉस्फेट है। कितना कितना खाएं तो हम काफ़ी रहेंगे? आप में से कोई बताएगा? 1 चम्मच, 2, 3, 4, 1 डूंगा, या कितना खाएं? काफ़ी साइंटिस्ट आए हैं, आप कृपया बताइए कितना डाई अमोनियम फॉस्फेट रोज़ हमारे खाने में हमें ऊपर से, जैसे नमक हो गया, पेपर हो गया, चटनी, अचार हम डालते हैं, कितना कितना ये डालें तो अच्छा रहेगा? तिम्बाडिया जी आप बताएंगे? नहीं, अब इतना आप डालते हैं, बोरी की बोरी डालते हैं, कुछ तो बताइए कि कितना चिमचा खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि इतना सा भी किसी तरीके का ये हमारे खाने, हमारे व्यंजन में आए। उसी तरीके से जब हम इसको स्प्रे करने जाते हैं, हम क्यों कहते हैं कि जो स्प्रे कर रहा है वो पूरा अपना मुंह ढक के जाए, चश्मा लगाए, पूरा ऐसे करके आए? ऐसा क्यों हम कहते हैं उसको? और कई बार ज़्यादा अगर वो उसको स्प्रे करेगा, वी हैव सीन दैट मैनी ऑफ द दोज वर्कर्स वो बीमार हो जाते हैं, उनको एलर्जी, इरिटेशन ये सब होती है। तो जब यहाँ इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, हम इतना बड़ा बड़ा थीसिस लिखते हैं कि इतना ये डालिए, मतलब ये सारे केमिकल्स डालिए, और देखिए यहाँ एक भी ऐसे साइंटिस्ट ने हाथ नहीं उठाया जो कहे कि मुझे चुटकी भर का ही दे दीजिए, क्योंकि अगर आप कहेंगे तो हम आपको अभी खिलाएंगे भी। तो कहने का ये मतलब है, जब हम सब जानते हैं कि इसको एक मतलब अगर ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये खाने में ना आए, ये उतना ही ज़रूरी है कि ये बिल्कुल जो हमारी जैसे जिसमें हम ये पौधा लगाते हैं, उस जो मिट्टी है उसके अंदर भी बहुत कीटाणु हैं, कुछ हमें दिखते हैं, कुछ हमें नहीं दिखते। मैं अपनी एकेडमिक से मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, तो यकीन करूँगे कि साइंटिस्ट कुछ तो मेरी बात का मतलब ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे।
कई बारी मुझे लगता है कि मेरी जो मेडिकल की डिग्री है वो तो किसी काम ही नहीं आई, बट काफ़ी बारी ऐसे मंच पे मैं जब बात करती हूँ और मैं उनको बताती हूँ कि मैं एकेडमिक से मैं MBBS डॉक्टर हूँ, तो फिर सोचते हैं कि शायद जो मैडम कह रही हैं थोड़ा सत्य होगा, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, ह्यूमन की साइंटिस्ट हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब हम कभी किसी को कहते हैं कि आप आयरन खाइए, आप कैल्शियम खाइए, हम उनको क्यों कहते हैं खाने के बाद ये दवाई खाइए? हम क्यों कहते हैं कि अच्छे से खाना खाइए, फिर क्लोरीन का टैबलेट खाइए, एंटीबायोटिक का खाइए? ऐसा क्यों कहते हैं? इसी तरीके से अगर हम एंटीबायोटिक दें तो उसके साथ हम एक और कैप्सूल देते हैं कि आपका जो अंदर इंटेस्टीन है उसमें से जो हमारे फ्रेंड बैठे हैं वो भी मर जाएंगे, वो फ्रेंड्स ना मरें तो आप इस टैबलेट के साथ ये भी ज़रूर खाइए। कभी हम दवाई देते हैं तो हम कहते हैं ये एसिडिटी बढ़ाएगी, ये दवाई भी खाइए और ये भी ज़रूर खाइए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर वो केमिकल हमारे अपनी बॉडी में जाएगा वो काफ़ी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स लेकर के आएगा, और हम कहते हैं ठीक है साइड इफ़ेक्ट हम देख लेंगे, क्योंकि वो मात्र 5 दिन का कोर्स रहता है, 3 दिन का, 10 दिन का, बट मतलब 10-10 साल और 20-20 साल का तो कोर्स नहीं रहता है। और जिस भी इंसान ने किसी लंबे अरसे तक किसी कारणवश उनको कोई दवाई खानी भी पड़ी तो हमें मालूम है उनकी किडनी, उनकी लिवर, उनके ब्लड में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये कंटेक्स्ट सेट करना चाह रही थी, और मेरे साइंटिस्ट मित्र इस बात पे विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं आपकी तरह मैंने भी कोई MBBS की किताबें पढ़ी हैं। तो मैं आ रही हूँ अपनी पहली स्लाइड पे, बट आप बता सकते हैं, मतलब मेरी जो बात है उसके अंत तक अगर आपको कोई शक हो कि एक ये चिमटा खा सकते हैं या 2 स्पून खा सकते हैं, आप 10 मिनट सोच सकते हैं, फिर हम उनको ये खिलाएंगे भी, ये ज़रूर रखिए। तो सबसे पहले मैं पहली स्लाइड पे आपको कुछ फ्लैग करना चाहती हूँ, जिसमें ये एक तथ्य आपके सामने मुख्य बिंदु की तरह मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। अगर आप पूरा का पूरा हमारा एग्रीकल्चर का पिछले 50 साल में देखें तो देखिए सन 70 और 71 में हम कहाँ से शुरू हुए थे और आज हम कहाँ आ गए हैं। मतलब 1 हेक्टेयर में 138 kg का हम सिंथेटिक इनपुट डाल रहे हैं, और आप यहाँ एक चिमटा भी खाने के लिए तैयार नहीं हैं, और वहाँ हम बोरी की बोरी फेंक रहे हैं। और काफ़ी स्टडीज़ ऐसी आई हैं कि अगर इसको एक साइंटिफिक तरीके से इसको देखा नहीं गया तो कल मिट्टी कम और फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिखाई देगा, तो फिर हमें मिट्टी ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी तो होगी नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक इनपुट होगा। इसी तरीके अगर आप सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन देखें, देखिए हम कहाँ से शुरू हुए थे और हम कहाँ आ गए हैं। और काफ़ी आप में ये सोच रहे होंगे कि ये आप साइंटिस्ट हैं, आपको मालूम है जब तक सॉइल में कार्बन नहीं होगा तो अगर आप जितना मर्जी उसमें कोई न्यूट्रिशन डालिए वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। उसी तरीके से जैसे हमारी अपनी इंटेस्टीन है, अगर इंटेस्टीन के वो विलाय नहीं होंगे, आप जितना मर्जी ताकतवर खाना खाइए वो कभी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। काफ़ी बारी हमने देखा है, हम काफ़ी आते जाते सुनते हैं, अरे तुम इतने कमज़ोर हो, यू आर सो थिन, वाई डोंट यू ईट वेल। तो वो कहेंगे मैं खाता तो हूँ बट मुझे कुछ लगता नहीं है। तो ये वही है कि अगर आपका भूमि में कार्बन कम होगा, आप जितना मर्जी न्यूट्रिशन उस पौधे को दीजिए वो पौधा उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। और आप देखिए हम 70 साल में जो हमारा 1% था वो 0.3% होके आ गया है, और आज ऐसे काफ़ी लैंड्स हैं जहाँ पर ये 1 है, 2 है। जैसे यहाँ पर काफ़ी नेचुरल फार्मिंग जो कर रहे हैं, प्रकृति खेती कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि आपकी अगर मृदा की जांच की जाए तो आप ये 0.3% पे नहीं हैं, यकीनन आपका 1 या 1 पॉइंट कुछ तो होगा। तंबाडिया जी हमारे साथ हैं, जो पूरी जो इंडिया की एक नेचुरल फार्मिंग की यूनिवर्सिटी है वो इनकी यूनिवर्सिटी है, हम खुद उनका काम देख करके आए हैं। तो ये एक बिंदु है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से हाई यील्ड वैरायटी, वो पौधे जो ज़्यादा केमिकल मांगते हैं, वो पौधे ज़्यादा पानी भी मांगते हैं। जैसे हमारी बॉडी ही है, अगर हम कुछ किसी दिन ज़्यादा खा लें तो हमारी बॉडी पानी ज़्यादा मांगती है, किसी दिन हम कुछ ऐसा खाएं तो हमारी बॉडी ज़्यादा पानी नहीं मांगती। सो परसिस्टेंटली
the high yield variety, I am not saying anything against it. I am just putting some facts in front of esteemed scientific audiences. And we know कि अगर high yield variety है, synthetic input है, उसके साथ पानी की खपत ज़्यादा होगी ही होगी, नंबर 1. और अगर हमने प्रकृति खेती की जो तरीके हैं वो नहीं अपनाए, तो जो हम पानी डालते भी हैं वो बहुत जल्दी या तो उधर से कहीं चला जाता है, वो पानी अंदर जाता ही नहीं है. दिस इज़ द थर्ड पॉइंट विच आई वॉन्ट टू शो. और अगर आप देखें क्रॉप डाइवर्सिटी में जो टोटल एरिया है वो आपके सामने है, कितना सीरियल है, कितना राइस है, कितना वीट है. और ऐसा ये क्यों हो रहा है? ये एक मोनोगैमस जो कल्चर है, इसकी वजह से क्या हमारी जो धरती माँ है उसको कोई फ़ायदा है? अभी आप उपज वगैरह की बातें हम साइड पे रखते हैं कि ये उपज बढ़ाता है कि घटाता है, इसकी बातें हम अभी साइड पे रखते हैं. हम सिर्फ तथ्यों पे आज बात करेंगे ताकि ये जो यहाँ का आज मंथन होगा, जैसे आपके कमिश्नर जी ने कहा है, इस मंथन के बाद कुछ तो आउटपुट लेके जाना है. उसके बाद अगर आप ये देखें नेक्स्ट स्लाइड, आप देखिए इस बार दुबई में क्या हुआ, जो कभी नहीं सुना था कि दुबई में ऐसी, वो वर्षा नहीं, वो वर्षा का बाढ़ था. आप देखिए अब ऐसा रेगिस्तान है, राजस्थान में कुछ ऐसे हैं जहाँ कभी बारिश नहीं आई थी, वहाँ बारिश ही बारिश थी. और आज ऐसा ज़माना है कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में जाएं वहाँ सूखा है, तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट के बाद जाएं तो वहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है. तो ये पूरा का पूरा जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है ये भी एक सत्य है. और इस क्लाइमेटिक चेंज में हमारी फार्मिंग जो है, जो हमारी खेती है, उसको कैसे इसको अडॉप्ट करना है, कैसे इसको रिजिलियंट होना है. आपने खुद ही कोविड में देखा, जिन जिन लोगों का इम्यूनिटी ज़्यादा थी उनको कोविड एक तो हुआ नहीं, अगर हुआ भी तो वो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ बन के ख़त्म हो गया. वो लोग जिनको कोई पहले से ही बीमारी थी या उनको कोई डिसेबिलिटी थी या उनकी इम्यूनिटी ही बहुत कम थी, जैसे हमें मालूम है जो लोग डायलिसिस पे थे, जो कैंसर के मरीज़ थे, जिनका इम्यूनिटी बहुत कम था, वो पहली ही वेव में उसका शिकार हुए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी कम थी कि एक ही धक्के से मतलब उनको अपनी जान गंवानी पड़ी. और आप सोचिए उन घरों का जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 उनके सदस्य कोविड के महामारी से वो चल बसे. तो क्या हम इस परिस्थिति के लिए क्या तैयार हैं? कल को जैसे ये क्लाइमेटिक चेंज का दौर आ रहा है, क्या हमारी फसलें तैयार हैं? कभी कभी तो मैं तब कमिश्नर हेल्थ थी तो मैं डर जाती थी कि सोचो अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो आंखें ही ले लें तो क्या होगा. अगर कोई ऐसी बीमारी, मतलब बीमारी का क्या है, वो कुछ भी आ सकती है. सो इट इज़ नॉट दैट अ थ्रेट विल नॉट कम, बट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द सोसाइटीज़ एंड द प्रिपेयर्डनेस ऑफ दोज गवर्नेंस मेक्स द डिफरेंस. काफ़ी जगह अर्थक्वेक आते हैं, कोई एक्सीडेंट होते हैं, बट हम उसको किस तरीके से रिएक्ट करें, दैट इज़ द कोर ऑफ अस. तो ये क्लाइमेटिक चेंज में हमें मालूम है, धीरे 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 हम सबको मालूम है, साइंटिस्ट को मालूम है. तो क्या हमारी खेती, ये जो क्लाइमेटिक चेंज है, ये जो पूरा का पूरा, क्या हम अपनी खेती को उसके लिए रेजिलियंस कर रहे हैं? मतलब क्या वो खाना भरपूर मात्रा में हम दे पाएंगे अगर सूखा होगा या बारिश ज़्यादा आएगी? ये भी कुछ तथ्य हैं जिस पे हम बात करेंगे. आगे स्लाइड पे अगर आप आएँ तो ये भी एक बहुत मतलब सोचने का एक वो है. आप देखिए पिछले 20 साल पहले जब हम छोटे थे तो हम हमेशा कैंसर को पेपर में या मूवी में देखा करते थे. तो बड़ी पुरानी एक मूवी थी, हम छोटे से थे तब, अखियों के झरोखों से. तो पहली बारी तब हमें पता चला कि कैंसर भी कोई बीमारी होती है. और आप देखिए गाँव के गाँव थे, मेरी नानी मेरी दादी कहती हैं कि गाँव के गाँव थे कि किसी को मालूम ही नहीं चलता था कि ये कैंसर भी कौन सी बला है. कल हम गए, हम गवर्नर साहब के पास थे, गुजरात गवर्नर साहब के साथ थे, तो वो हमें कहते हैं कि छोटे होते वो किसी को कुछ हलवा देने गए तो वो जो काफ़ी एक कोई इंस्पेक्शन पे उनके स्कूल में कोई आए थे तो उन्होंने उनको कहा कि हम हलवा नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी में शुगर है. तो कहते हैं हम सब रात को उनकी खिल्ली उड़ाए कि देखिए इनकी कोई फैक्ट्री है जो बॉडी में शुगर है. मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि किसी ने सुना ही नहीं था कि डायबिटीज़ भी है. और आज हमारे घर में ही 2 मरीज़ ज़रूर डायबिटीज़ के होंगे, हाइपरटेंशन के होंगे. तो ये कुछ तथ्य है, मैं आपके सामने रख रही हूँ. आप देखिए जो ओबेसिटी का इंसिडेंस है, शुगर है,
जल्दी थकावट, ब्लड प्रेशर होना, एसिडिटी होना, चक्कर आना, और स्किन की इतनी डिजीज़ेज़ हैं, ये क्यों इतनी इंक्रीज़ हो रही हैं? अगर आप कैंसर देखें, हमारे उपेंद्र जी यहाँ पर हैं, ये अपने पंजाब में एक ट्रेन को कैंसर ट्रेन ही कहते हैं, कि वहाँ वो बोलेंगे, आई एम श्योर जब आपको मौका मिलेगा आराम से समझाइए, उत्तेजित होके नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप देखिए कैंसर कैसे इंक्रीज़ हुआ है, पिछले ही 5 सालों में 13% इंक्रीज हुआ है, और इट इज़ वेरी अलार्मिंग। और आप साइंटिस्ट हैं, आप में से आधे लोग ज़रूर सिंथेटिक फ्री खाना खाते होंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। यस और नो? देखिए कितनों ने आज हाथ हिलाया, लेकिन जब वो खाने की बात आई तो किसी ने भी नहीं हाथ हिलाया। एनीवे, आप देखिए आज से 10-15 साल पहले कहीं भी फर्टिलिटी क्लिनिक्स नहीं होते थे, IVF के नाम की कोई बात सुनी ही नहीं थी कि ये कुछ होता है। आज देखिए जगह जगह IVF है। क्यों इतना इनफर्टिलिटी है? क्यों जो दंपति हैं स्वस्थ हैं उनको बच्चे नहीं हो रहे? मतलब क्या उसका कारण है? उसके बाद आप देखिए ये NIH ने स्टडी दिया है कि 1 in 9 people आर लाइकली टू डेवलप कैंसर इन हिज और हर लाइफ टाइम। मतलब 10 लोगों में से, मतलब बड़ा भयानक है, मैं नहीं कहूँगी ये बात कि अगर आप बाजार जाएं 10 लोग दिखेंगे, एक को ज़रूर लाइफ टाइम में कैंसर होगा, और ये NIN की स्टडी है। आप देखिए 36% चिल्ड्रन आर स्टंटेड, 19% आर वेस्टेड, 32% चिल्ड्रन आर अंडरवेट, 3 चिल्ड्रन आर ओवरवेट। जब छोटे थे खाना खाते थे तो एनर्जी आती थी, अब खाना खाओ तो कोई एनर्जी नहीं है, बट सोने का मन करता है, क्योंकि वो पेट में खाना आ गया बट एनर्जी नहीं आई। हम सबको मालूम है कि ये क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब सिंथेटिक फर्टिलाइज़र की वजह से हो रहा है, मैं कतई ये नहीं कह रही, बट ये हो रहा है। और उसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उन सब का भी एक कारण है, लाइफ में स्ट्रेस भी एक कारण है, बट उन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी पे तो आना है। अगर आप कहें मैडम आप साइकिल पे आइए और प्रदूषण कम करिए तो ये नहीं होगा, फिर तो हमें भी दिल्ली से कोई 10 दिन लग जाएंगे साइकिल को घुमाते, और वो फिर साइकिल को चलाएगा कौन? मतलब शायद राजपूत जी बैठे हैं, कोई मोटर लगा देंगे साइकिल पे। मेरा कहने का ये मतलब है कि वो चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम क्या खा रहे हैं और हम क्या उगा रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस और नो? वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, वॉट एवर इज इन आवर हैंड लेट अस फोकस इन इट एंड वर्क ऑन इट, एंड वॉट एवर इज नॉट इन आवर हैंड उसके बारे में चर्चा भी करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हम कहेंगे ये इंडस्ट्रीज को कहिए अपना ग्रीन वो अपना काम करेंगे, बट साइंटिस्ट के तौर पे, एग्रीकल्चर के ऑफिसर के तौर पे, मैं JS के तौर पे, परवीन जी कमिश्नर के तौर पे हम अपना काम करेंगे। बाकी काम चाहे दूसरा करे नहीं करे, क्योंकि भगवान ने जो हमें कैनवस दिया है, जब उन्होंने हमें नीचे भेजा था तो उन्होंने हमें एक तख्ती दी कि एक ब्यूटीफुल उसमें पेंटिंग बना के लाओ। पेंटिंग का मतलब है कि अपनी लाइफ को अच्छे से, जो हमारे तथ्य होते हैं, वर्चुअसनेस, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखना, पूरा काम अपने पैशन और इंटीग्रिटी से करना, वो एक देते हैं। अब दूसरा उस पोस्टर को खराब कर रहा है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी पेंटिंग अच्छी बना के भगवान के पास जाऊंगी, वो तो हमारा हक है। सो माई रिक्वेस्ट इज लेट अस वर्क ऑन व्हाट इज आवर कोर वर्क एंड इंश्योर कि ये जितनी भी डिजीजेस हैं एटलीस्ट हमारे तरीके से हम इस पर थोड़ा सा सोच करके एक अच्छी से अच्छे प्रणालिका बनाएं। इसी तरीके आप देखिए क्लाइमेटिक रेजिलियंस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कितना साइक्लोन है, कितना ड्राई स्पेल है। आप देखिए जो आपका मिट्टी है, मैं मिट्टी पे आती हूँ, उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो हमने कभी बात ही नहीं की। आप जानते हैं कि अगर आप एक पाँव रखेंगे, आप सबको मालूम ही है, उल्टा आपको ज़्यादा मालूम है, अगर आज कोई टेस्ट होगा NF पे, आप उत्तीर्ण नंबर से पास होंगे और मैं ज़रूर फेल हो जाऊंगी, क्योंकि आप इतना टफ पेपर रखेंगे जो आप ही पास करेंगे। मतलब मुझे तो इतना नहीं मालूम, लेकिन एक फुटप्रिंट के नीचे कहने को कहते हैं कि कम से कम 25,000 माइल हाईफे का नेटवर्क रहता है। मतलब ये ऐसा ही नेटवर्क है जो हमारे आंतड़ियों में होता है, जो हमारे इंटेस्टीन में होता है। हमारे इंटेस्टीन में एक ऐसे छोटे छोटे बालों की तरह एक होता है, वो विल्लाई। वो क्या काम करता है, वो जितना भी पौष्टिक आहार है वो हमसे अब्जॉर्ब करके हमारे खून में डालता है, और अगर हम उसके ऊपर कोई
टैबलेट डालें, वो हाइफे के अंदर जितने भी लाभदायक बैक्टीरिया हैं ना वो मर जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर हमें कुछ और भी देता है खाने के लिए कि ये मैक्टोबैक्टीरियम है आपके जो इंटेस्टीन में, क्योंकि आप देखिए कितनी एंटीबायोटिक खाने के बाद डायरिया हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका अंदर जितने भी हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं ना, छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर गट, वो मर जाते हैं। इसी तरीके वो जो प्लांट है उस बेचारे की रूट्स के आगे भी ये सारा का सारा सिलसिला रहता है। एसिटिनोमाइनिड्स, फंगाई, बैक्टीरिया, माइक्रो, जो बड़े बड़े कीटाणु, अर्थवर्म, ये सब उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और जो हमारा जो रूट सिस्टम है वो कितना एब्जॉर्ब करेगा उसमें हेल्प करते हैं। और जब हम उसके अंदर अंधाधुंध केमिकल फेंकते हैं वो सब मर जाते हैं। जैसे अभी कमिश्नर जी ने कहा कि अभी तो उसको हील करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मतलब अभी तो हमारी जो लैंड है ना वो शॉक में है, उसको पता ही नहीं है, उसको वेंटिलेटर डालना पड़ेगा, फिर वो कहीं आएगी, बाहर उपजाऊ होगी और फिर वो हमें सेफ खाना प्रदान कर पाएगी। तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बट जब भी आप केमिकल डालने लगे आपको सोचना चाहिए ये हमारी गट की तरह है। जैसे गट में अगर हमने सब कुछ अपने वहाँ पर जो भी हमारे माइक्रोबियम है उसको मार दिया, वैसे ही जो रूट है उसके आगे पीछे जितने भी माइक्रोबियम है उसको हमने मार दिया तो क्या होगा। तो ये उसके ऊपर था। तो आप देखिए बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिटी होनी चाहिए और पूरा का पूरा फूड चेन हमें एनएफ के माध्यम से रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए जो मैं अभी बायोम के बारे में कह रही थी, ये देखिए एक छोटा सा मैग्नीफाइंग लेंस हमने इसमें रखा है। जो दिखता नहीं है वो ही मेन है, और जो मैंने अभी पूरी अपनी चर्चा आपके साथ की है ये वही चीज़ है। ये जो छोटे 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 जो दिखते नहीं हैं यही एब्जॉर्ब करते हैं। और आप सबको मालूम है जितना खाना एक प्लांट खाता है उससे आधा वो अपनी रूट में डाल देता है, जिसको हम मूली, गाजर, आलू, प्याज समझ के खा लेते हैं। मतलब वो प्लांट इतना मूर्ख थोड़ी है कि वो इतना खाना अपनी रूट में रखेगा। वो खाना अपनी रूट में इसलिए रखता है कि वो खाने को देख करके वहाँ पर जितने भी ये मित्र हैं, माइक्रोब है, जितना भी एसिटिनोमाइन है, माइकोजोरा, वो सब उस खाने को खाने आएंगे और वो खाना खा रहे होंगे और अपनी बॉडी से कुछ कुछ सिक्रीशंस कर रहे होंगे। वो कैसी सिक्रीशन है? जैसे हमारा सलावा, एमिलेस, जितनी भी पेनक्रेटिक सिक्रीशन है, जैसे हमें कितनी सिक्रीशंस है हमारी बॉडी में। 7th, 8th, 9th में डाइजेस्टिव जब हम सिस्टम पढ़ते थे उसमें वो कितनी खौफनाक वो एंजाइम्स थी जो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे। ये वो पूरी एंजाइम्स, वो जो रूट सिस्टम है वो इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने साथ बुलाता है। वहाँ पर ऐसी सिक्रीशंस होती हैं जो फिर वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके हमें एक एक्सीलेंट खाना देता है। और अगर इसी में हम वो सारे जो अभी मैंने आपको पाउडर दिखाए वो अंधाधुंध फेंकेंगे ये तो सब फिर मर जाएंगे। फिर वो प्लांट कैसे खाना खाएगा? इसीलिए आप देखिए जो प्रकृति खेती की रूट्स हैं वो ऐसी घनी और मोटी होती हैं, और अगर जो प्रकृति खेती पे वो नहीं है वो ऐसे ही पतली सी कोई मैल नरिश्ड मरसमस जैसी पतली 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 होती हैं। वो उसको अगर आपने एक मंजिल डालनी है तो उसकी बुनियाद उसकी फाउंडेशन पे होती है। 30% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एनी बिल्डिंग, एनी इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन द फाउंडेशन। आप जितना ब्रिज ऊपर देखते हैं उतना ब्रिज नीचे होता है, दैट इज द फाउंडेशन। तो अगर हम अपनी रूट सिस्टम को अगर इतना खराब करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? आई नीड नॉट टू ड्वेल बिकॉज आप सब साइंटिस्ट हैं आप, और ये जितना भी माइक्रोबियम है ये अच्छी एब्जॉर्प्शन पे इट हेल्प्स और पूरा न्यूट्रिएंट करता है एंड ऑल यू नो। और इसका सबसे मेन है कि ये पोरोसिटी, मतलब वो स्पॉन्ज की तरह, अगर आप कहीं जंगल में जाएं तो आपको जूता पहनने का ज़रूरत नहीं है, वो उसका अपना ही इतना अच्छा स्प्रिंग होता है वो पोरोसिटी की वजह से कि आपको जूता भी पहनने का ज़रूरत नहीं है। सो दैट पोरोसिटी, ये जो बैक्टीरिया है ये सांस लेगा, उसको सॉफ्ट करेगा, वो काफ़ी पोरोसिटी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, 20 साल हिंदी नहीं बोली इसीलिए वर्ड नहीं है, ठीक है। वो पोरोसिटी की वजह से क्या होता है कि आप अगर एक थोड़ा सा भी पानी डालें ना वो पूरा पानी उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और अगर उसमें पोरोसिटी नहीं है आप जितना मर्जी पानी डालिए वो पूरा रन ऑफ होता है। इसीलिए वाटर एफिशिएंसी इज मोर जब हम यू नो नेचुरली उसको ग्रो करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आती हूँ आपको कि भारत सरकार अब क्या सोच रही है, ये प्रकृति खेती की तरफ कैसे जाना है।
सबसे पहले तो इसके 3 स्ट्रैटेजी बनाए हैं और आप ही साइंटिस्ट, ICAR, आप सब ने इसमें मदद की है। एक तो जहाँ बहुत ज़्यादा सिंथेटिक इनपुट है उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम कहें एवरेज हमारे इंडिया में 138 kg पर हेक्टर चल रहा है, बट कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 400, 500, 600 kg पर हेक्टर भी चल रहा है। तो पहली स्ट्रैटेजी में हम जो INM की स्ट्रैटेजी है उसमें हम लेते हैं कि वहाँ पर कैसे उसको घटाया जाए, नंबर 1, मतलब उसको ब्रेक इवन में हम लेकर के आएँ। दूसरी स्ट्रैटेजी हमारी ये है कि वो जगहें जहाँ पर कन्वेंशनली ही फर्टिलाइज़र बहुत कम है और उसका इतना लाभ नहीं है, उसको कैसे प्रकृति खेती की तरफ लेके जाया जाए, चैलेंज। और नंबर 3, वो ऐसे क्षेत्र जहाँ अभी कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं गया है, और हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वहाँ पर अभी ऐसे हमारे भारत देश में ऐसे कुछ जिले और एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र नहीं गया है। तो कैसे इंश्योर करना है कि जो जगह है जहाँ पर अभी भी सिंथेटिक इनपुट नहीं है उसको पूरा नेचुरल फार्मिंग की तरफ उसकी और प्रोडक्टिविटी और उसकी जो भूमि है उसको कैसे रिच किया जाए। तो आज हम नंबर 1 के बारे में बात नहीं करेंगे, जिसमें कि हम वो वाली हम छोड़ देंगे जिसमें अभी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र चल रहा है, वो अभी चलता रहेगा, उसको कम करने की आवश्यकता है। आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम दूसरा और तीसरे क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कम है और उसको बिल्कुल ज़ीरो पे लाना है, और जहाँ पर है ही नहीं उसको कैसे इम्प्रूव करना है। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा है उसको भी कम लेकर के आना है। तो पूरा का पूरा जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं वो इन 3 के नीचे आइडेंटिफाई किए हैं। मतलब वो स्टेट्स, वो KVK, वो SAUs ऐसे क्षेत्र को आइडेंटिफाई करेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा है उसको कम करना है। ये तीनों में हम उसको डिवाइड करेंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है इसमें, जैसे हमारे भारत भूषण जी हैं, वो बड़ी अच्छी एक स्लाइड दिखाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे मानव और ये प्रकृति और व्हाट इज़ इट, द बैक्टीरिया और वो जो पूरा इंसेक्टिसाइड जो बायोम है और पक्षी, इनका एक बैलेंस होता है। तो कैसे ये प्रकृति खेती इस बैलेंस को, इंटरडिपेंडेंस को लेकर के आगे जाएगी। इसमें हम पहले जो किसान प्रकृति खेती कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत किसान आज यहाँ आए हैं, पहले हम उनको इसके अंदर लेंगे कि वही प्रकृति खेती के बारे में जो भी एक विलिंग फार्मर है, मतलब इसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मैं एक किसान हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2 एकड़ तो बहुत हो गई, इतनी तो मैं अमीर नहीं हूँ, मतलब चलो आधा एकड़ ही अगर मेरे पास ज़मीन है, उसका कुछ भाग में मैं प्रकृति खेती करूँगी, तो मैं देखूँगी कि अगर तो मुझे लाभ होगा तो मैं पूरे को ले जाऊँगी। तो ऐसा एक अप्रोच है कि किसी की ज़बरदस्ती की बात नहीं है। whichever farmer is willing will be onboarded, और उनको हमारे साइंटिस्ट, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और हमारे ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स जो नेचुरल फार्मर्स खुद हैं, जहाँ काफ़ी फार्मर हैं बैठे हैं, वो इसको आगे लेकर के जाएंगे। और इसमें पूरा का पूरा मंथन होगा, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, नेचुरल फार्मर है, उन सब का होगा। तो वो जिले, वो ग्राम पंचायत, वो विलेजेस जो विलिंग है वो हमारे सिस्टम में आएंगे, वहाँ पर जो किसान विलिंग है वो हमारे सिस्टम में आएंगे, और हम उनको फिर अपने साथ आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। और इसके नीचे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हमारा आत्मा है, जो हमारा SHG है, और हमारे जो फार्मर मास्टर ट्रेनर के रूप में, मतलब जो ऑलरेडी किसान नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, उनका काफ़ी उत्तरदायित्व होगा। इसमें पूरी ट्रेनिंग प्रणालिका की शीला है, और मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बड़े हमें साइंटिफिक तौर से देखना चाहिए। और जो नरेटिव है, द नरेटिव ऑफ नेचुरल फार्मिंग शुड बी अराउंड सेफ फूड एंड मदर अर्थ। क्या ये जो प्रैक्टिसेस हैं, क्या ये सस्टेनेबल हैं और क्या ये नहीं सस्टेनेबल हैं? मेरे बैग में 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। वो जो 138 kg पर हेक्टर है, वो हो सकता है कि 600-700 पर kg हेक्टर हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले हमें अपना सोचना है, और
and then the narrative first has to be built in the scientific community. What happens is कि फार्मर को हमें कंफ्यूज नहीं करना है, आप ये करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, ये करेंगे वो। देखिए अगर डॉक्टर हमें ऐसा कंफ्यूज करे तो हमारी क्या हालत होगी। नहीं, आप ये दवाई 3 बार भी ले सकते हैं, मन करे तो 5 बार भी ले लेना, लेकिन अगर आप 5 बार लेंगे तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी। कोई बात नहीं, किडनी फेल होगी तो हम आपको डायलिसिस में डाल देंगे, डायलिसिस नहीं भी चलेगी तो आपको ट्रांसप्लांट कर देंगे। मतलब वी नीड नॉट गिव दिस काइंड ऑफ कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट टू द फार्मर। सो अगर आज हम सब कम्युनिटी यहाँ आई हैं, साइंटिस्ट यहाँ आए हैं, एंड दे ऑल आर एक्सपर्ट्स, मतलब अब तो मुझे भी 1 ईयर हो गया है, एंड जो आपके पास नॉलेज है, मतलब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इट इज़ अ टाइम व्हेन द प्रैक्टिसिंग फार्मर, जो प्रकृति खेती का मतलब हु हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम प्रकृति खेती, वो, उसके साथ साइंटिस्ट, उसके साथ पूरे जो वाइस चांसलर का ब्रिगेड है, हम आप इस मुहिम को अगर इकट्ठा लेकर के जाएंगे तो हम अपने जो आने वाली पुश्तें हैं उनको एक अच्छा सस्टेनेबल इकोसिस्टम दे पाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, इससे कम कुछ कहना नहीं है। और मैं हमेशा यही कहती आई हूँ कि जितना आपका इसमें योगदान रहेगा, क्योंकि आप रिटायर भी इसी डिपार्टमेंट में होंगे जिसमें आप एब्जॉर्ब हुए थे, मतलब आप वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर के बाद आप पता नहीं मतलब क्या बनेंगे, मतलब एडीजी बनेंगे, फिर डीडीजी बनेंगे, फिर डीजी बनेंगे, बट द कोर इज गोइंग टू बी एग्रीकल्चर। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई ऑलवेज से आई एम लाइक ए माइग्रेटरी बर्ड। मैं पहले हेल्थ में थी, फिर मैं सोशल वेलफेयर में आई, अब मैं एग्रीकल्चर में हूँ। अब पता नहीं भारत सरकार मुझे और कहाँ भेज देगी, आई डोंट नो, बट द पीपल हु आर सिटिंग इन दिस, इट इज़ योर ब्रेड एंड बटर। और मुझे हमेशा यही लगता है, मतलब जो चीज़ें जिसकी मतलब अब हम जो ये काम कर रहे हैं, मतलब वी शुड रियली डिवोट आवर सेल्फ व्हेन वी नो कि ये सही रास्ता है, तो कतई वो सही रास्ते से हमें दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। और आज कल या परसों नेचुरल फार्मिंग, प्रकृति फार्मिंग की पूरी दुनिया बात करेगी। मैं अपनी इनॉग्रल में यहीं ख़त्म करती हूँ, आपको ये फ्लैग करके, सबसे कम ऑर्गेनिक, जो चाहे वो प्रकृति खेती है, चाहे वो जैविक खेती है, सबसे ज़्यादा फार्मर्स भारत देश में हैं। और इसका कंजम्पशन सबसे ज़्यादा यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में होता है। और अगर इतना सा भी उनको उसमें कुछ दिखे, वो हमारा सामान को बैन कर देते हैं। अभी आपने देखा पेपर में, तो आप सोचिए वो इतने वैज्ञानिक, वो क्यों नहीं ये सब खाते। इस एक थॉट से मैं अपना सेशन यहाँ क्लोज करती हूँ कि ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, बट ये सोच है कि आने वाले हमने बच्चों को क्या देना है। आप सब ने अपना टाइम दिया और मुझे यहाँ पर मतलब आप सब अपना अपना कीमती समय छोड़ के यहाँ आए। और विशेषकर मैं प्रवीण जी का, जो मेरे मित्र भी हैं और मेरे सीनियर भी हैं, उनका और उनकी टीम का, दशरथ जी का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। ये दिल की गहराइयों का सिलसिला मेरे जम्मू कश्मीर से है, वो मेरी स्टेट है। तो जब वहाँ खुश होते हैं सारे, तो वो यही बोलते हैं, दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पूरे दिन का सेशन है, हम आपसे बात करेंगे और काफ़ी पॉजिटिव आउटपुट लेकर के हम यहाँ से चलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।